अस्सलामुअलैकुम। ओके जी, अब हम कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन ऑलरेडी बता दी आफ्टर कंप्लीटिंग द होल जेनेटिक्स ऑफ द रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जो रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोट्स वो भी होगी। अब रह गया आखिरी चीज़, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोटिक जीन में एक बात याद रखना कि वो ऑपरोन सिस्टम तो है नहीं, ठीक है। हमारे पास प्रोकैरियोट्स में तो होता है ना, वो एक ऑपरोन सिस्टम था, मैंने आपको बताया था। वो ऑपरोन है, वही सारा कुछ ऑपरेटर होता है और वो सब कुछ करता रहता है। यहाँ कोई ऑपरोन सिस्टम नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे रेगुलेशन हो रही है। वो रेगुलेशन के कौन कौन से तरीके हैं, बारी बारी हम उनकी करेंगे बात, ठीक है जी। बहुत आसान आसान है, तेज़ तेज़ बताती जाती हूँ तो हो जाएगा। ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स है पहले। ट्रांस एक्टिंग और सिस एक्टिंग की पहले आपको मतलब बता दूँ कि कोई भी ऐसे फैक्टर्स, कोई भी ऐसे रेगुलेटर्स जिनके साथ लिखा हो कि दे आर ट्रांस एक्टिंग या दे आर सिस एक्टिंग, इट मीन्स कि वो चीज़ें कि मेरे पास एक डीएनए है, सपोज इस डीएनए पे वो जीन्स है जिनसे मैसेंजर आरएनए बनना है, और अगर इसी डीएनए पे कोई ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो इसी जीन की जो यहाँ से बनना है, मतलब इसी डीएनए के स्ट्रैंड पे पड़े हुए जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगी देयर से सेक्टिंग रेगुलेटरी फैक्टर्स। लेकिन अगर मेरे पास इस वाले जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए कहीं तीसरे मोहल्ले से या कहीं दूर से कोई चीज़ उठ के आएगी और यहाँ पर आगे अटैच होगी, इसको रेगुलेट करेगी, तो उसमें मैं कहूँगी ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स या ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी फैक्टर्स। अब आपको जब ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ी होगी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि देयर आर सम थिंग्स विच इज़ नॉन एज स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। उन्हें हमने STF लिखा था। ये जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, दे आर मेंट ओनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इनके पास दो बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, उस वक्त भी हमने जिक्र किया था, फिर कर रही हूँ। एक होता है इसका DNA बाइंडिंग डोमेन और दूसरा होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन, यस। जो DNA बाइंडिंग डोमेन है उसके पास तो खास तरह के, अच्छा अभी मैं कुछ चीज़ों का आगे नाम लूँगी कि कोई बाइंडिंग हो रही है तो वो जिंक फिंगर मोटिव की तरह की बाइंडिंग है या ल्यूसिन जिपर टाइप ऑफ बाइंडिंग है। एक्चुअली ना ये जो बाइंडिंग्स है ना DNA की या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ये कुछ आप समझ लें कि अरेंजमेंट्स हैं, इस तरह की अरेंजमेंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या डिफरेंट फैक्टर्स की, मतलब उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जो कि जब जाके अटैच होती है तो वो स्पेसिफिक फंक्शन कॉज करती है। फॉर एग्जांपल जो जिंक फिंगर बाइंडिंग होगी उसके फंक्शंस डिफरेंट तरह के हैं कि वो आपके रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवा सकती है, प्रोसेस करवा सकती है, वगैरह वगैरह। तो अगर एक ख़ास किस्म का जो फैक्टर है मेरे पास वो आए और वो जिंक फिंगर टाइप की तरह बाइंड हो जाए, मतलब उस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के साथ वो किसी जीन या किसी DNA के साथ बाइंड होगा, तो जो वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अभी आप इतनी बात बस इसके बारे में याद रखिए, वरना डिटेल तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने बात क्या याद रखनी है कि भाई नाम जो मैं ले रही हूँ, जिंक फिंगर मोटिफ नाम लूँगी, ल्यूसिन जिपर मोटिफ नाम लूँगी। ये आप समझ लें कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस है जिनके जिस तरह के स्ट्रक्चर के साथ, जिस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके हमारे एक फैक्टर ने बाइंड करना है विद द DNA, ठीक है। ये वो चीज़ है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो हमारे अभी सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ, है इसके बारे में बहुत डिटेल है, इसके फंक्शंस होते हैं इनके और इनके बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन सिर्फ बिकॉज दे आर नॉट नीडेड एट दैट टाइम। अब हमारे पास बात ये थी कि ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये होता है कि स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, वो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, उनका दूसरा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन होता है। ये जो उनका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन है, ये वाला, इसने ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेशन इसने करवानी होती है, DNA बाइंडिंग डोमेन ने जाके DNA से बाइंड करना होता है वह जिंक फिंगर मोटिव, ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ बाइंडिंग। जब ये वहाँ जाके बाइंड करेगा, ये पहली बात, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स में से देखते हैं क्योंकि ये खुद इसके ऊपर हमेशा से प्रेजेंट नहीं होता, DNA के ऊपर, ये बाहर से आता है। ये बाहर से आएगा DNA के ऊपर, इसका DNA बाइंडिंग जो इसका पार्ट है वो थ्रू जिंक फिंगर मोटिव उसके ऊपर बाइंड करेगा। तो उसके बाद इसका जो दूसरा वाला डोमेन है वो ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन करा देता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका मतलब ये कि ट्रांसक्रिप्शन होगी। अगर ये वाला जो ट्रांस एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये नहीं आते तो हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम रेगुलेशन कर सकते हैं यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा अगला सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स का मतलब है कि वो रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो हर टाइम किसी DNA के स्ट्रक्चर के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं या फिर उसी जगह पर प्रेजेंट होंगे जहाँ पर उसने रेगुलेशन करानी है, कहीं दूर से नहीं आना। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आती है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स की। आपको याद होगा जब हमने बहुत पहले एक दफ़ा जिक्र किया था एंडोक्राइनोलॉजी में, तो वी टॉट अबाउट के हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि पड़ी भी होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन में इसका जिक्र किया था मैंने कि DNA के साइट पे हमारे पास एक ऐसी
फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, और वो उसका नाम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि हार्मोन जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो आके इस पर बाइंड करते हैं और अपना इफेक्ट इस पर देते हैं। तो हार्मोन जो यहाँ पर दूर से आ रहा है वो एक्ट कर रहा है एज ट्रांसएक्टिंग फैक्टर, और हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट यानी वो चीज़ जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, बाइंडेड है, और वो हार्मोन को रिसीव कर रही है, एक्ट कर रहा है एज सिस एक्टिंग फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये सिस एक्टिंग फैक्टर यहाँ पड़ा होगा, ट्रांसएक्टिंग फैक्टर दूर से आएगा। तो हमारे पास ये जो ऐसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स ये दो तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारे हार्मोन्स दो तरह के होते हैं। एक वो होती है जिनका रिसेप्टर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एक वो होते हैं जिनका रिसेप्टर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका रिसेप्टर जो वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। वैसे तो इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स वाले काफ़ी सारे हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं हम जनरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ठीक है, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये आ रहे हैं हमारे पास रेगुलेट करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ठीक है, तो होगा क्या कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं ग्लूकोज की रेगुलेशन करने के लिए। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे, सेल के अंदर इनका स्पेसिफिक रिसेप्टर पड़ा हुआ होता है। ये जो रिसेप्टर इनका पड़ा हुआ होता है उसके पास भी हमारे पास दो तीन डोमेन्स होती हैं। एक उसकी होती है लिगेंड बाइंडिंग या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का मतलब है उसका वो एरिया जहाँ पर आगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंड करेगा। फिर उसकी बाइंडिंग डोमेन होती है एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और एक उसकी होती है एक्टिवेशन डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन इसका वो वाला साइट होती है जिसने जाके डीएनए में बाइंड करनी है, और एक्टिवेशन डोमेन वो होती है जिसने एक्टिव फॉर्म में प्रोसेस को कंटिन्यू करना। भी मैं बताती हूँ किस तरह। तो बात क्या हुई कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आए सेल के अंदर घुस के, सेल के अंदर ये पड़ा हुआ है उनका रिसेप्टर, रिसेप्टर पे लाइगेंड बाइंडिंग साइट जो उन्हें नजर आई उस पर आके इन्हें बाइंड कर दिया। पहले ये जो रिसेप्टर था ये इनएक्टिव था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब आगे बाइंड हुए तो ये एक्टिव हो गई, यानी इसकी एक्टिवेशन साइट जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब ये चला जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक साइट है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिसीव करने के लिए, यानी वही हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्योंकि हमारा हार्मोन है तो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट की जगह मैं लिख देती हूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, डीएनए पे पड़े हुए हैं, सिस एक्टिंग फैक्टर है क्योंकि यहीं पर पड़े हुए हैं। बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स अंदर आया, और डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो था उसका, उसके ज़रिए इसने इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड किया। जब इसने इधर आके बाइंड किया तो इसका जो मैसेज था अंदर आके वो यही होगा। ऑफकोर्स ये बात है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मैसेज होता है कि वो ग्लूकोज के ब्लड में लेवल को इंक्रीज़ कराते हैं। जो भी इनका फंक्शन होता है, जिस तरह से भी उन्हें कराना है उस तरह की प्रोटीन की वो मैसेंजर आरएनए बनवाएंगे ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन और प्रोटीन बन जाए। ठीक है, तो ये होता है इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म। दूसरा होता है जी जिसका सेल सरफेस रिसेप्टर्स वाला मैकेनिज्म है रेगुलेटरी एलिमेंट्स का, वो मैं बता देती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।